guys, welcome to Amplified Dreams. So we are starting our lecture number 5. हम पहले फटाफट देख लेते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, टॉर्क और उसके फैक्टर्स, द फैक्टर्स ऑन विच टॉर्क डिपेंड. फिर हमने क्या किया था, कपल. और कपल मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये देखा था हमने कपल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस कपल देखा था. और क्या देखा था, मूवमेंट ऑफ कपल. और इसका टॉर्क और मूवमेंट ऑफ कपल के दोनों की यूनिट लगभग क्या थी, सेम, क्योंकि दोनों क्या थे, फोर्स इनटू डिस्टेंस थे. ठीक है, बस उसमें डिस्टेंस हम पाइवोटेड पॉइंट से ले रहे थे. कपल में डिस्टेंस हमने क्या लिया था, दो फोर्सेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया था. तो ये थी हमारे प्रीवियस लेक्चर की बात. अब चलिए इस लेक्चर में हम थोड़ा सा कपल या नॉर्मल जो हम टॉक डिस्कस कर रहे थे उसी में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. हमने क्या देखा था, एक हमारी रॉड ली, ये रॉड थी AB. इस रॉड को हमने पॉइंट O के अक्रॉस क्या कर दिया था, पाइवोट किया था. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे थे, इस पे फोर्स लगा रहे थे. सपोज आई वाज अप्लाइंग अ डाउनवर्ड फोर्स, ये चलो अपवर्ड फोर्स हम लगा रहे थे. फोर्स लगा रहे थे हम इस बॉडी पे, तो इस फोर्स के कारण, और ये टोटल डिस्टेंस था D, तो ये जो डिस्टेंस था D/2 OA से, ये क्या कर रहा था, इस बॉडी को इस पाइवोटेड पॉइंट के अक्रॉस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा था. जैसे मेरा एक ये पेन है, मैंने इस पेन पे फोर्स लगाया, तो ये पेन क्या हुआ, या मैंने इस पे वेट लगा दिया. अब ये कैसे हो गया, ऐसे झूल गया. जैसे मेरे दो आर्म्स हैं, बीम बैलेंस ले लें, हमारे दो आर्म है, एक आर्म पे मेरे क्या रख दिया, वेट, और दूसरा आर्म मेरा खाली है, तो ये क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गया. सपोज मैंने यहाँ पर इसके फोर्स लगाया, जैसे हम बीम बैलेंस में करते हैं, नीचे की तरफ वेट लगा दिया हमने कुछ भी, यहाँ पर एक बॉडी लगाई, तो इस बॉडी का वेट क्या हो जाएगा, mg. ये वेट लगा दिया हमने बॉडी पे, तो ये बॉडी कैसे घूमने लगेगी, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, ऐसे झुक जाएगी. अब इस बॉडी को हमें क्या करना है, इक्विलिब्रियम में लाना है. मतलब इस बॉडी में हमें क्या करना है, बैलेंस बिठाना है. ये मेरी बॉडी थी, मैंने इस पे वेट लगाया, ये झुक गई, तो हमें क्या करना है, अब हम वेट कहाँ लगाएंगे, क्या यहाँ वेट लगाएंगे. अगर हम यहाँ वेट लगाएंगे तो वैसे ही इस वेट के कारण ये झुक रही है, और एक और वेट लगा देंगे तो ये और झुक जाएगी. तो ये वेट तो हम नहीं लगा सकते. मतलब पहले वेट जो हमने लगाया था तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे, अब हम कहाँ वेट लगा रहे हैं, राइट हैंड साइड हमें वेट लगाना पड़ेगा. सपोज कोई X वेट लगाना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाए, बॉडी बैलेंस. तो हम कैसे बैलेंस देखते हैं, इस वेट के कारण. सपोज दिस इज W1 एंड दिस इज W2, तो इस W1 वेट के कारण बॉडी हमारी कैसे मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज. और इस W2 वेट के कारण हमारी बॉडी कैसे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज. तो जब दोनों मूवमेंट, मतलब मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट के कारण, या ये नहीं, देखो मेरा टोटल मूवमेंट, देखो इसके कारण भी कुछ मूवमेंट आ रहा है. मेरा क्या होता है मूवमेंट, हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, क्या था तुम्हारा, फोर्स एंड एक्सेस ऑफ रोटेशन या पाइवोटेड पॉइंट. और यहाँ इसके कारण भी तुम्हारा क्या आ रहा है, मूवमेंट ऑफ फोर्स. तो दोनों के कारण आ रहा है, पर मेरा दोनों के कारण एक ही डायरेक्शन में आए या कम ज्यादा आए, तो क्या ये कभी इक्विलिब्रियम पे रहेगा. इक्विलिब्रियम पे क्या रहेगा, जब दोनों पे वेट कुछ इस तरह से लगे हों कि बॉडी बैलेंस हो. जैसे कि आपका बीम बैलेंस, तराजू देखते हो ना, तराजू के एक तरफ जो सब्जी वाला है या कुछ भी ग्रोसरी सामान आप लेने जाते हो, तो एक तरफ वो क्या रखता है, वेट रखता है, और दूसरी तरफ जो आप प्रोडक्ट या सामान लेने जाते हो उसका वो सामान रखता है, जिससे दोनों में क्या हो, बैलेंस हो. कोई भी ऊपर नीचे होता है तो तराजू या जो आपका बैलेंस है वो क्या होगा, डिस्टर्ब होने लगेगा. तो क्या हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम से अपना हट जाएगा. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से बैलेंस. तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है, जब टोटल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो, तराजू एकदम बैलेंस हो जाए, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, जो उसका निडल है बिल्कुल सेंटर पे है, इसका मतलब हमारा तराजू कैसा है,
बैलेंस में है, तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाए, जीरो। और ये टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स जीरो कब हो सकता है, कैसे? हम टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने क्या देखा इस बॉडी में, देखो अगर इस बॉडी को मैं टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स इस बॉडी का निकालूं तो देखिए इस बॉडी का टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स तो किसके कारण होगा, एक तो मूवमेंट किसके कारण होगा, किसके कारण होगा, ड्यू टू W1 एंड प्लस दूसरा किसके कारण होगा, ड्यू टू W2। तो W1 के कारण क्या हो रहा है मेरा मूवमेंट ऑफ फोर्स, वेट इंटू हमारा क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है d/2 या OA, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हमने क्या देखा फोर्स इंटू, और ये किस डायरेक्शन में घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला था, आप जब न्यूमेरिकल्स करोगे आगे तब साइन की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू तुम्हारे किसके कारण, W1 के कारण क्या हो रहा है, फोर्स W1 फोर्स किसके बराबर है, सपोज F1 के बराबर है, और W2 पे फोर्स सपोज किसके बराबर है, F2, जो कि क्या हो जाएगा x इंटू जी, और ये क्या हो जाएगा m इंटू जी। लेट दिस, ये टोटल लेंथ हमने d मानी, चलो d मत मानो, O से इस लेंथ को मान लो L1 और इस लेंथ को मान लो क्या हो जाएगा L2। OA क्या हो गया L1, OB क्या हो गया L2, तो ये क्या हो जाएगा F1 इंटू L1। और मोमेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू किसके कारण, W2 के कारण क्या हो जाएगा F2 इंटू L2। तो अब देखिए ये क्या है, W2 के कारण कैसा आ रहा है क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज आता है तो हम इसको किसके साथ लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ, और W1 के कारण कैसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ हम साइन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो W1 के कारण क्या हो जाएगा प्लस F1 L1, W2 के कारण माइनस F2 L2। और हमने क्या बोला, टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स बैलेंस है कोई चीज, मतलब जो फोर्स एयर या कोई वेट मेरे लेफ्ट है आर्म पे लगा रही है वही मेरे राइट आर्म पे है। अगर मेरे ऊपर ज्यादा या कम वेट होगा तो मैं क्या हो जाऊंगी, डिसबैलेंस हो जाऊंगी। तो बैलेंसिंग के लिए क्या करते हो, अभी तो हम वेट की बात कर रहे हैं, हमने क्या माना इसे सेंटर से पाइवॉट कर दिया, पर हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ वेट ही नहीं होता है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेंथ भी होती है। या तो आप फोर्स बढ़ा चेंज करो उसका, या डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जो वो चेंज करो, तो आपका टॉर्क क्या हो जाता है चेंज। अभी हम पूरा इसका एक नीट क्लीन डायग्राम बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए। तो टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या है हमारा जीरो, क्योंकि बॉडी क्या है बैलेंस्ड और इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मतलब कोई भी फोर्स कहीं से भी एक्ट कर रहा है या वेट एक्ट कर रहा है, बॉडी डिस्टर्ब नहीं हो रही, क्योंकि दोनों तरफ फोर्सेस क्या है सेम। तो जब ये जीरो होगा तो जीरो किसके बराबर है F1 L1 माइनस F2 L2। तो ये आप क्या करो, जो नेगेटिव वाला है वो उस तरफ ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा F2 L2 किसके बराबर हो जाएगा F1 L1। F2 L2 कैसा था आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट, F1 L1 क्या था आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अभी तक हम ये सारा क्या था हमारा मूवमेंट का कैसा था, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या बोलता है कि जब हमारा टोटल फोर्स या फिर उस फोर्स के कारण जो भी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है वो क्या हो जाए जीरो, तो हमारा क्या है, क्या आता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, या फिर हमारी बॉडी किस में है इक्विलिब्रियम में है। और ये जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है उसका मतलब टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर हो जाता है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट के। ये तो समझना था हमारे प्रिंसिपल को। अब मैं फटाफट इसकी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, तो आप लोग उसे कॉपी कर लो। और प्रिंसिपल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको किस तरह से इसका न्यूमेरिकल्स करने हैं, आई एम टेलिंग यू दिस। सो
आई एम राइटिंग योर प्रिंसिपल ऑफ ओके। सो अब ये हमारी क्या है डेफिनेशन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट्स, क्योंकि कोई आप फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स किसी डिस्टेंस पे लगाओगे उसके पाइवोटेड पॉइंट से, तो अगर डिस्टेंस से और फोर्स है तो क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। तो अगर द एल्जेब्रिक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, हमेशा एक्सिस के अक्रॉस ही फोर्स लगाते हो परपेंडिकुलरली, so about the axis of rotation is zero. This is most important. Body is said to be in equilibrium. Equilibrium के लिए क्या होना जरूरी है, हमारा टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स बॉडी पे लग रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि जब हमारा टोटल मूवमेंट ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स ड्यू टू एंटी क्लॉक, जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हो रहा है, और जो क्लॉकवाइज, जब दोनों का सम जीरो है, मतलब क्या आएगा उसका प्रिंसिपल, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा किसके बराबर होने चाहिए, सम ऑफ क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स किसके बराबर होना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर। तो हमारी बॉडी कैसे रहेगी, इक्विलिब्रियम में। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी आस्क्ड, यू शुड कॉपी दिस। ओके नाउ, अगर इसके न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे आएंगे, हम देखिए किस तरह से आएंगे। ड्रिल के बाद रॉड को बोलेंगे मैंने इस रॉड को पाइवोट किया। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, सेंटर पे जो हमारा बीम बैलेंस रहता है उसे हम सेंटर पे पाइवोट करते हैं, इसलिए उस पर वेट रखते हैं, और दूसरा जो भी हमारा सब्सटेंस जो भी हम खरीदते हैं प्रोडक्ट उसे रखते हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हम वेट का बैलेंस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके बराबर था क्लॉकवाइज, और जब हम सेंटर में रख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए W1 किस फोर्स और वेट हमारे क्या होते हैं, बराबर। तो चलो अभी फोर्स ही देखते हैं। फोर्स 1 किसके बराबर होंगे, लेंथ 1 के बराबर, और फोर्स 2 किसके बराबर होगा, L2 के बराबर। और हमने क्या बोला कि हमने बॉडी को सेंटर पे पाइवोट किया तो L1 L2 क्या हो गए, बराबर, इसलिए हम किसका बैलेंस कर पाते हैं, बस फोर्सेस या वेट का। पर एक्चुअली ऐसा बैलेंस नहीं होता है, जो हमारे फिजिक्स में है उसमें सिर्फ यही होता है, हम इसे कभी भी सेंटर, ये जो O है पाइवोटेड पॉइंट है, ये सेंटर नहीं है बॉडी का, रिमेम्बर दिस। तो ये क्या है हमारा पाइवोटेड पॉइंट। इस पाइवोटेड पे अगर मैं वेट यहां लगा रही हूँ बॉडी पे एक W1, सपोज L1 लेंथ पे, अब मुझे W2 वेट करना है, एक मैंने कॉर्नर पे लगाया, मुझे W2 कहीं वेट करना है, तो सपोज मैं इस L2 लेंथ पे W2 लगाऊंगी, इस तरह से लगाऊंगी कि मुझे वेट तो दे दिए, अब मैं लेंथ को भी एडजस्ट कर सकती हूँ अपने टोटल मूवमेंट को जीरो करने के लिए, या फिर मैं किसको एडजस्ट कर सकती हूँ, हमारे वेट्स को। तो जो भी क्वेश्चन हमें एडजस्ट करने को बोलेगा हम उस हिसाब से काम करेंगे। तो आप क्वेश्चंस करने से पहले ओनली अ 2 मिनट्स टॉपिक इज देयर, इक्विलिब्रियम। वैसे तो आप इक्विलिब्रियम समझ ही गए हो, लेकिन थोड़ा सा इक्विलिब्रियम को हम डिटेल में समझते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है, बॉडी पे जो हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं या वेट लगा रहे हैं, वो क्या रहते हैं, बॉडी को बैलेंस, डिस्टर्ब नहीं करे। जैसे मैंने ये पेन अपने पाम पे रखा, हाथ पे रखा, ये सपोज मैंने ये बॉक्स इस टेबल पर रखा, ठीक है, तो ये बॉक्स क्या हो रहा होगा, इस टेबल पे कुछ वेट अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है, इट इज अप्लाइंग सम वेट, यहाँ mg कुछ वेट लगा रहा होगा, पर ये टेबल को तोड़ के फिर नीचे क्यों नहीं आ रहा है, ये टेबल को झुका क्यों नहीं दे रहा है, क्यों, क्योंकि जितना वेट ही हमारा बॉक्स इस टेबल पे ही लगा रहा है, उतना एक्शन और रिएक्शन हमारी टेबल किस पे लगा रही है, इस बॉक्स पर। तो इसका मतलब अगर मैं अपने पेन हाथ पे पेन को रखूं तो जितना वेट ये पेन मेरे हाथ पे लगा रहा है, उतना ही वेट मैं किस पे लगा रही हूँ, इस पेन को ऊपर रखने में, डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस पे रखने पे। तो ये चीज क्या है, बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में। अगर इस पेन का वेट ज्यादा हो जाए मेरे हाथ के फोर्स से तो पट से ये नीचे गिर जाएगा, या फिर मेरे हाथ का फोर्स ज्यादा हो जाए इस पेन से तो ये पेन
ऊपर उछल के फेंक जाएगा। तो अगर बैलेंस में रखना है तो दोनों फोर्सेस को क्या होना पड़ेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो अभी तो दो फोर्सेस की बात है, ये बॉडी कैसे है, स्टेशनरी, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ या ये वॉल है, इस वॉल पे मैं फोर्स लगा रही हूँ एंड दिस वॉल इज नॉट मूविंग, व्हाई, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये वॉल अप्लाई कर रहा है मेरे हैंड पे, अब जिससे ये वॉल क्या रहे अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब हम आते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है प्रोटॉन के अराउंड, तो क्या हुआ, वो कभी ऐसा होता है उसकी एनर्जी खत्म हुई और वो गिर गया इलेक्ट्रॉन, नहीं ना, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो फोर्स रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो एक फिक्स्ड रहता है, जिसके कारण जब वो अपने ऑर्बिट में घूमता है तो उसे एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो वो कैसे मोशन में है, वो रोटेशनल मोशन में है, और वो रोटेशनल कैसा है उसका, रोटेटिंग इक्विलिब्रियम, या फिर क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल कैसे ले सकते हो, एक एरोप्लेन, जब एरोप्लेन एयर में ट्रैवल कर रहा होता है तो फिक्स, ऐसा तो नहीं वो एयर ज्यादा कम तेज हुई तो वो डगमगा गया, नहीं ना, एरोप्लेन एयर में ट्रैवल कर रहा है, वो कुछ वेट लगा रहा हो, उसका ग्रेविटी के कारण, वो ग्रेविटी से वेट, और उसके अंदर मास है और ग्रेविटी है, तो वो क्या लगा रहा होगा, नीचे की तरफ अपना वेट लगा रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा ग्रेविटी के कारण। पर जो इंजन में उसके फ्यूल है, वो फ्यूल क्या कर रहा होगा, उसको अपथ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा होगा या अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा कि वो स्टैटिक, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में एयर में मूव कर सके, या जो उसका वेट है, वेट जिस उसके मास के कारण जो ग्रेविटी उसको पुल कर रही है, उसको वो क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो इससे हम, इसके का मतलब हमारे पास इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स आते हैं, एक क्या आता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या आता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या, जब कोई स्टेशनरी बॉडी है उस पर हम नंबर ऑफ फोर्सेस लगाएं तो जो मूवमेंट हो रहा होगा उस बॉडी में उन फोर्सेस के कारण उनका सम क्या है, 0 के बराबर, तो वो क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे मेरा एक बॉक्स, इस पे मैं मानो फोर्स लगा रही हूँ 4 डायरेक्शन से, तो एक फोर्स ऐसा लग रहा है, 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 तो ये सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, इस तरह से हो कि जो सारे फोर्सेस का सम है वो क्या हो जाए, 0, तो ये बॉडी कैसे रहेगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम आपका किस पे लगता है, मूविंग बॉडी पे। मूविंग बॉडी मतलब आपने थ्रेड से या किसी भी थ्रेड की हेल्प से क्या किया, एक स्टोन को बांधा और आप घुमा रहे हो, तो वो एक फिक्स, जैसे आपने थ्रेड से क्या किया, किसी भी एक स्टोन को टाई किया एंड यू आर रोटेटिंग, तो ये फिक्स रेडियस के अक्रॉस घूम रही है, कब तक घूमेगी, जब तक आप क्या करो, फोर्स नहीं लगाओ एक्स्ट्रा इसको रोकने के लिए। तो ये कैसे घूम रही है, क्यों, क्योंकि ये जो टेंशन है इस स्ट्रिंग में, ये किससे बैलेंस हो रहा है, इस स्टोन के जो रोटेशन हो रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स से, उससे बैलेंस हो रहा है। ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या है, विल सी इन, जब हम नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली जब हम अपना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखेंगे उसमें ये सब देखेंगे। तो डायनेमिक में क्या है, एक बॉडी कंटिन्यूअसली मूव करेगी, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, और अगर सारे एक्सटर्नल फोर्सेस भी लगने के बाद वो अपने डायनेमिक कंटिन्यूअस मोशन में है, फिक्स मोशन में है, तो वो कैसे है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, जैसे आपकी अर्थ रोटेटिंग अराउंड द सन। तो इक्विलिब्रियम की मैं फटाक से डेफिनेशन लिख देती हूँ, यू ऑल कॉपी इट, देन वी विल स्टार्ट विद आवर न्यूमेरिकल। ओके, सो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होगी, जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और लीनियर और रोटेशनल मोशन, बॉडी किसमें होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। अब बस इसी डेफिनेशन में क्या होगा, जब बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, तो बॉडी कैसे होगी, स्टैटिक में।
डायनेमिक में बॉडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मोशन अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा डायनेमिक। स्टैटिक का एग्जांपल, बुक लाइंग ऑन अ टेबल। डायनेमिक का एरोप्लेन मूविंग एट अ कांस्टेंट हाइट। कांस्टेंट हाइट पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हाइट को आप इंक्रीज करोगे मतलब आप क्या कर रहे हो, अपवर्ड फोर्स जो इंजन के कारण या फ्यूल के कारण आ रहा है वो इंक्रीज कर रहे हो, या फिर इट इज मूविंग एट डाउन इट्स हाइट को कम कर रहा है मतलब उसके वेट को क्या कर रहे हो आप इंक्रीज। तो जब कांस्टेंट हाइट पे है मतलब दोनों वेट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम, यू ऑल कॉपी दिस। नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग 10 years क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स और जो इक्विलिब्रियम से हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको अब शुरू करते हैं। ओके, so this is a question from 2015. What the question say? A nut is opened by a wrench. So चलो मैं एक नट बना देती हूँ, कुछ इस तरह से नट है और इसको हम किससे ओपन कर रहे हैं, एक रेंच से। ओके, सो दिस इज द सेंटर जहां से हम इसको ओपन करेंगे। ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो मैं यहां इसके लेंथ क्या है इस रेंच का 20 सेंटीमीटर। ओके, ये रेंच ओपी मतलब मुझे ये जो जहां से रेंच है जितना उसे लेंथ मिल रहा है कितना है 20 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 न्यूटन, इसने कहा भाई मैं तो 2 न्यूटन ही फोर्स लगाए, हम तो 2 न्यूटन ही फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स कितना है 2 न्यूटन फोर्स। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स टू लूजन द नट, नट को लूज करना है। तो हमने क्या देखा, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, इस फोर्स का, यहां से जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसको लूज करने के लिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, फोर्स का और इस एक्सिस के बीच में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा तुम्हारा ओपी, एफ इंटू ओपी। और ये जो ओपी हमें लगभग कितना दिया है 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो 1 मीटर हमारा क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। तो हमारा 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 20/100 मीटर। ये क्लियर हुआ। अब देखो हमारा फोर्स कितना आ रहा था 2 न्यूटन, ओपी कितना है, हमें ओपी कितना है 20/100, क्योंकि हम ये किस में लिख रहे हैं फोर्स न्यूटन में, ऐसा यूनिट निकाल रहे हैं ना, तो ये किस में होगा 20/100 किस में होगा मीटर में। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 4/10 न्यूटन मीटर, 4/10 क्या हो जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। हमें क्या लगा मोमेंट ऑफ फोर्स। अब एक बात और वो पूछ सकता है, आपको लूज करना है अपने इस नट को, तो किस डायरेक्शन में रोटेट करोगे। हमने क्या देखा था, लूज करना है मतलब हमें क्या करना है, इसे बाहर निकालना है। जब किसी चीज को बाहर निकालना है तो उसका एक्सेस क्या होगा आउटवर्ड, और आउटवर्ड एक्सेस कब मिलता है जब हमारा मोशन कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता तो नट कैसा हो जाता टाइट। हमें नट को क्या करना है लूज। तो मोशन किस डायरेक्शन में, वैसे तो इस बार डायरेक्शन नहीं पूछा था, पर अगर पूछे तो आप बता सकते हो किस डायरेक्शन में आपको उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब फोर्स कैसा लगा रहे हो आप, नीचे से लगाओगे तब ये रेंच कैसा मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दिस वाज योर क्वेश्चन, प्लीज कॉपी, देन वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो कॉपी इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर 2014 क्या बोल रहा है, 2 फोर्सेस ईच ऑफ 5 न्यूटन एक्ट वर्टिकली इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 2 ends of a uniform meter ruler which is placed at its midpoint as shown in diagram. What you have to find? You have to find the magnitude of resultant movement of these forces about the midpoint. Question क्या बोल रहा है, 2 फोर्सेस है, एक 5 न्यूटन का और दोनों फोर्सेस कितने न्यूटन के हैं 5 न्यूटन, मतलब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। और ये किस पे लग रहे हैं, एक मीटर रूलर, मतलब जो इस रूलर का पूरा डिस्टेंस है, ये जो d है वो कितना है 1
मीटर, या फिर तो आप लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो ये टोटल इन दोनों के, ये जो स्केल है आपका AB या रूलर है, जो भी उन्होंने दिया है स्केल, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है 1 मीटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ दीज फोर्सेस, इनके कारण जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो निकालना है आपको। तो जब इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस सेंट, और ये पाइवोटेड कैसा है, सेंटर से, एक स्केल सेंटर से पाइवोटेड हो और उस पे इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगा रहा हो तो वो क्या बनाता है, कपल। तो इसका मतलब उन्होंने आपको डायरेक्टली नहीं बोला आपको कपल निकालना है, डायग्राम इस तरह से बोला कि इक्वल ऑपोजिट फोर्स है, सेंटर से पाइवोटेड है और आपको मूवमेंट ड्यू टू फोर्स निकालना है। तो मूवमेंट ड्यू टू फोर्स क्या है, ये मूवमेंट ऑफ कपल। क्या है, मूवमेंट ऑफ कपल। तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ईदर फोर्सेस, कोई भी एक फोर्स ले लो, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है हमारे बराबर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो हमारा क्या आ जाएगा, ईदर ऑफ द फोर्स लो, ईदर ऑफ द फोर्स क्या है हमारा 5 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना है आपका दोनों के बीच का D, वो क्या है 1 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन मीटर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन इवन, कि वो कई बार डायरेक्टली नहीं बोल देगा आपको पका पकाया स्पून फीडिंग की भाई रिजल्टेंट आपको तो मूवमेंट ऑफ कपल ही निकालना है। आपको डायग्राम, अगर डायग्राम भी नहीं दिया होता तो आप क्वेश्चन से ये इंटरप्रेट कर सकते हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है या क्वेश्चन में गिवन क्या है। अगर इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस दिए हैं और हमारा जो भी पॉइंट, जो स्केल है वो सेंटर से पाइवोटेड है, इसका मतलब क्या है, वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है, इनडायरेक्टली मूवमेंट ऑफ कपल। So you have to understand this by reading the question. Please copy this question. फिर इस क्वेश्चन को करने के बाद I'll tell you a big concept. एक अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे उनके लिए एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना है। वो कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम आपका ग्रेविटेशन पढ़ेंगे या सेंटर ऑफ गायरेशन, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसमें वो आपको 100% हो जाएगा। अभी बस आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझना है, ठीक है। सो कॉपी दिस, पॉज एंड कॉपी। नाउ कमिंग टू कॉन्सेप्ट फर्स्ट, फटाफट हमें कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए, हमारी कोई भी बॉडी है तो उस बॉडी का हम मास निकालते हैं। बॉडी कैसे भी हो, जैसे इरेगुलर या रेगुलर बॉडी हो, तो हम उस बॉडी का मास किसके अक्रॉस निकालते हैं, उसके सेंटर ऑफ मास किसके कारण आता है, उसमें मास तो उसमें रहता है, और वेट किसके कारण आता है, ग्रेविटी के कारण। तो हर एक बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, सबका कुछ अपना पर्टिकुलर मास है, सब पे ग्रेविटी लग रही है जो कि पैरेलली लग रही है। ग्रेविटी सब पे नीचे की तरफ ही लग रही है, किसी पे ऊपर की तरफ तो नहीं लग रही। तो जब ग्रेविटी लग रही है तो पूरी बॉडी का मास, हम अलग अलग पार्टिकल का मास नहीं निकालते ना, हम बॉडी का मास पूरा निकालते हैं। तो हम क्या मान के चलते हैं, जो भी हमारी बॉडी में मास है वो कहाँ पर है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, ठीक है। जो भी बॉडी का मास है वो पूरा कहाँ लाई कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। ऐसा हम क्यों मानते हैं, वील डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो हम रॉड लेते हैं, कोई भी एक रॉड ले, भले वो कितने भी डिस्टेंस या कितने भी लेंथ का हो, हम ये मान के चलते हैं इस जो रॉड का मास है वो पूरा कहाँ पर लोकेटेड है, इसके सेंटर पे। क्यों, क्योंकि जो रॉड है उसका सेंटर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे रहता है, सेंटर पे। जैसे अगर ये 10 मीटर का रॉड है तो इसका पूरा मास कहाँ पर लोकेटेड होगा, 5 मीटर पे। कहीं से भी 5 लो, उसका पूरा वेट, आपको अगर पूरा वेट निकालना है तो आप उसको कहाँ से मेजर करोगे, इसके सेंटर से, ठीक है। तो ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेट निकालने के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017। अब ये क्या बोल रहा है, अ यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल। हाफ मीटर रूल मतलब कितने मीटर का है ये, 1 मीटर कितने का होता है, 100 सेंटीमीटर का। तो जब हाफ मीटर की बात हो रही है तो हाफ मीटर कितने सेंटीमीटर का स्केल होगा, ये 50 सेंटीमीटर का। तो हमने क्या लिया, एक AB ले लो फटाफट, कितने का,
50 सेंटीमीटर। अब आगे बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब ये होता है, वर्टिकली कैसा रहता है, ऐसा। तो जब भी हम लेटा हुआ डायग्राम बनाएंगे वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। बैलेंसेस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज, कहीं नाइफ एज पे क्या है, बैलेंस हो रहा है किसी, ठीक है, एट 29 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बैलेंसिंग इसकी कहाँ है, मतलब ये बैलेंस किस पॉइंट पे कर रहे हैं, वैसे तो इसका सेंटर क्या होगा 25, लेकिन हम सेंटर पे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, हम कहाँ बैलेंस कर रहे हैं, सपोज ये 0 पॉइंट है इसका, तो हम यहां से कहाँ बैलेंस कर रहे हैं इसको, एक नाइफ की एज पे 29 सेंटीमीटर पे। तो ये पूरा कितना हो गया तुम्हारा 29 सेंटीमीटर पे हमने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब वो बोल रहा है when a weight of 20 GF is suspended from one end, इसके दो एंड क्या है, A और B, हमने इसके एक एंड पे कितना वेट लगा दिया 20 GF, 20 GF हमने कहा लगा दिया, एक एंड पे। ड्रॉ दी डायग्राम, डायग्राम बना दिया हमने, ये इसका डायग्राम होगा ना। व्हाट इज द वेट ऑफ हाफ मीटर रूल, इस ये जो हाफ मीटर का हमने स्केल या रूलर लिया, इसका वेट क्या होगा। तो मैंने कहा था जब भी कोई रॉड लेंगे या स्केल लेंगे उसका वेट कहां पर होता है, उसके सेंटर ऑफ द रॉड पे। वेट कहां होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कहां पे होगी, इस रूलर के सेंटर में। तो सेंटर क्या है, जब ये 50 सेंटीमीटर का है तो इसका सेंटर क्या होगा 25 सेंटीमीटर। यहां पर इसने क्या लगाया, हमने एक वेट लगाया, क्यों, क्योंकि जो हमारा पाइवोटेड पॉइंट होता है ये O, इससे दोनों तरफ लगाते हो तभी तो बैलेंसिंग होगी। अगर मैं ये 20 वाला भी यहाँ कहीं 29 कहाँ आएगा, 29 0 से शुरू किया, 0 से 29 यहाँ कहीं आएगा, जहां से हमने इसको क्या किया बैलेंस। तो उसने कहा अगला वेट हमने एक किसी एज पे लगाया, तो हमने पहली एज का हम मान ली लास्ट 50 पे। क्यों, अगर हम यहाँ से मानते तो फिर हमें 25 भी यहीं कहीं मिलता, तो वो बैलेंसिंग में गड़बड़ी हो जाती। इसलिए हमने क्या माना कि 50 सेंटीमीटर लास्ट कॉर्नर पे हमारा 20 GF लगा है। अब इस 20 GF को हमें बैलेंस करना है, क्यों, हमें इस स्केल का क्या निकालना है, वेट। तो इस स्केल का हमने क्या माना, वेट है x, जो कहां पर प्रेजेंट होगा 25 पे। तो यहां से इसका जब 25 सेंटीमीटर है सेंटर से, तो इस पाइवोटेड प्लेस से क्या होगा इसका डिस्टेंस 4, क्योंकि जो भी हम निकालते हैं वो पाइवोटेड प्लेस से होगा, तो 4 ये है। और इस 20 GF का डिस्टेंस इस पाइवोटेड प्लेस से कितना होगा 50, 50 में से 29 माइनस करो तो आपका कितना बच रहा है, डू इट, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग व्हाट 21 सेंटीमीटर बच रहा है आपका, ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं इस, हमने क्या देखा था हमारा बैलेंसिंग में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके बराबर होता है, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज किसके कारण होगा, इस एक्स के कारण। तो एक्स के कारण, एक्स तो क्या है फोर्स जो लग रहा है, फोर्स क्या है एक्स, और लेंथ कितना है पाइवोटेड प्लेस से 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को अगर मीटर में करोगे तो 100, पर हम रहने तो सेंटीमीटर ही में लेते हैं इसको। अगला क्या होगा, या फिर आ जाओ, ये x क्या होगा, x GF इंटू 4 सेंटीमीटर। अगला क्लॉकवाइज है, इसके कारण क्लॉकवाइज घूमेगा, तो क्लॉकवाइज क्या होगा 20 GF इंटू ये कितना है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर से हम ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, x निकालना है, तो x क्या आ जाएगा, x हमारा GF में आ रहा है, x के भी आप यूनिट नहीं लिखो, ऑटोमेटिक GF में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 4 ये नीचे आ जाएगा, 4 5 का 5 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा 105 GF। तो आपका जो वेट है रूलर का क्या आ जाएगा 105 GF। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, ये आपके क्वेश्चंस के बारे में था, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो हो जाएगा, तो हम कुछ और क्वेश्चंस इस टॉपिक पे कर लेंगे, ठीक है।
But till then, you all also try to solve some questions. If you have any doubt, please mention in comment section. और हाँ, प्लीज शेयर दी वीडियो टू योर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करो. और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. सो थैंक यू फॉर टुडे.